हेलो, हाय, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे मोटर स्किल्स डिसऑर्डर। जिन लोगों को, जिन व्यक्तियों को या जिन बच्चों को हिलने डुलने में प्रॉब्लम होती है, मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है, पोस्चर कंट्रोलेशन में, कोऑर्डिनेशन कंट्रोल वो नहीं कर पाते हैं, उसमें दिक्कत होती है। आपने काफ़ी ऐसे इंडिविजुअल को अपने आसपास के बच्चों को देखा होगा। तो वो उस टाइप की डिसऑर्डर्स क्या होती है और क्यों होती है और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और हम उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, आज हम वो देखेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मोटर स्किल्स डिसऑर्डर। अब इसके नाम से आपको साफ साफ पता चल रहा है कि मोटर स्किल्स के बारे में बात हो रही है। सो इट रेफर्स टू द कंडीशन वेयर एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू परफॉर्म, इंडिविजुअल्स एबिलिटी, एक इंसान की क्षमता टू परफॉर्म अ कोऑर्डिनेटेड और पर्पसफुल फिजिकल एक्शन इज इम्पेयर्ड। अगर कोई इंसान लिखना चाह रहा है, वो चाह रहा है, उसका पर्पस है कि मुझे एक लाइन लिखनी है, सेंटेंस लिखना है, पर उसका मोटर कंट्रोल उसको अलाउ नहीं कर रहा है, वो इम्पेयर्ड है। उसका हाथ का जो कंट्रोल है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है उसकी बॉडी का, वो उस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा है। So it refers to the condition where an individual's ability to perform coordinated and purposeful physical action is impaired. These disorders can affect both gross motor skills and fine motor skills. Gross motor skills मतलब जो बेसिक स्किल्स होते हैं, लिखना, चलना, वॉक करना और हैंड मूवमेंट से कुछ भी चीज़ें चीज़ें उठा के कहीं पे कहीं कुछ रखना, किचन से कोई ग्लास ले रख के बेसिन में रखना, जो बेसिक बेसिक काम होते हैं। किसी फ्रूट को फ्रिज में से निकाल के टेबल पे रखना। दिस और कंट्रोल्स ग्रोस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स को भी अफेक्ट करता है मोटर स्किल डिसऑर्डर। इसका मतलब फाइन मोटर स्किल्स, कुछ ड्राइंग करना, बहुत टाइम तक लिखना, कुछ इंट्रिकेट वर्क है, कुछ मैकेनिकल वर्क है, तो फाइन मोटर स्किल्स भी अफेक्ट होती है और नॉर्मल सिंपल ग्रोस मोटर स्किल भी अफेक्ट होती है। सो इट्स एबिलिटी टू, इट्स अ condition where an individual's ability to perform coordinated and purposeful physical actions or ability is impaired। अब इसके हम ना कुछ टाइप्स पढ़ेंगे, 5 टाइप्स पढ़ेंगे। पहला डिसऑर्डर हम पढ़ेंगे डीसीडी, डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर। दूसरा पढ़ेंगे टिक डिसऑर्डर, आपने इसका नाम भी सुना होगा। तीसरा है स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर, एसएमडी। फोर्थ है सेरेब्रल पार्सी और फिफ्थ पढ़ेंगे पार्किंसंस डिजीज के बारे में, आपने इसका भी काफ़ी नाम सुना होगा। अब जो DSM-5 के अंदर जो क्राइटेरिया है, जो कि फिफ्थ एडिशन है DSM का, DSM मतलब डायग्नोस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिकल मैनुअल जो है, उसमें ना कुछ 4 क्राइटेरिया दे रखे हैं कि आप इससे किसी व्यक्ति को, किसी इंडिविजुअल को या बच्चे को डायग्नोस कर सकते हो कि उसको ये मोटर स्किल डिसऑर्डर होगा या नहीं है या नहीं है। पहला है द एक्विजिशन एंड एक्विजिशन ऑफ मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स मतलब कोई अच्छे से चल नहीं पा रहा है, चल फिर नहीं पा रहा है और कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है अच्छे से चीज़ों को। अब वॉकिंग, जो नॉर्मल वॉकिंग होता है इंसान का, वो इम्पेयर्ड है। इससे क्या पता चलता है कि इसको ये चीज़ हो सकती है। द एक्विजिशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ मोटर स्किल्स एंड रिलेटेड कोऑर्डिनेशन आर बिलो व्हाट इज एक्सपेक्टेड बेस्ड ऑन एज। अगर कोई छोटा बच्चा है तो ठीक है, उसका ग्रोस मोटर स्किल्स अभी उतना नहीं डेवलप हुआ है, या हम कह सकते हैं कि जो छोटा बच्चा है, हो सकता है वो अच्छे से पेंसिल ना पा रहा हो क्योंकि वो सीख रहा है। लेकिन एक 18 साल का बच्चा पेंसिल भी ना पकड़ पा रहा हो और लिख रहा हो, तो इसका मतलब कुछ इम्पेयरमेंट है। ये है इसका पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया है कि इसको ना अपनी डेली लाइफ में ना इंटरफियर हो रहा है, वो अपने खुद के काम भी नहीं कर पा रहा वो इंसान। सेल्फ केयर में प्रॉब्लम हो रही है, हाइजीन में प्रॉब्लम हो रहा है, स्कूल एकेडमिक्स में प्रॉब्लम हो रहा है, अब वो ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, वो क्वालिटी लाइफ नहीं जी पा रहा है, लीजर एंड प्ले टाइम वो अच्छे से नहीं दे पा रहा है। तीसरा, चाइल्डहुड में ये सिम्टम्स बढ़ने लगता है, दिखने लगता है। फोर्थ है कि जो सेरेब्रल पार्सी और जो न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं, ये काफ़ी अच्छे एक सिम्टम है कि मोटर स्किल जो
डिसऑर्डर है ये हो सकता है एक व्यक्ति को। तो ये 4 क्राइटेरिया है। पहला क्या था, मोटर स्किल्स कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा था एकेडमिक्स, सेल्फ केयर, खुद की हाइजीन, पर्सनल केयर, डिपेंडेंसी, इन सब में प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत दे रहा है एकेडमिक्स में, ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस में। तीसरा कि ये चाइल्डहुड में बिगिन होने लगता है ये सिम्टम। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके कुछ कॉजेज़ पढ़ेंगे, जेनेटिक कॉजेज़ पढ़ेंगे, एनवायरमेंटल पढ़ेंगे, साइकोलॉजिकल, कि कैसे कैसे किस किस वजह से, किस कारण से, क्या रीज़न है, कॉजेज़ है, क्या कॉजल फैक्टर्स है जिनसे एक व्यक्ति या एक बच्चे को मोटर स्किल्स डिसऑर्डर हो सकते हैं। पहला है जेनेटिक कॉजेज़, जिसमें 2 पॉइंट्स आएंगे, जेनेटिक म्यूटेशन और फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री तो आपको नाम से समझ में आ ही गया होगा कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को ये डिजीज़ या डिसऑर्डर है तो आप सब्सेप्टेबल हो, आपकी प्रोबेबिलिटी है कि ये आपके में भी आ सकती है ये डिजीज़, ये डिसऑर्डर। ठीक है, पहला है जेनेटिक म्यूटेशन। जेनेटिक म्यूटेशन देखिए जिससे सेरेब्रल पाल्सी भी होता है, हम आगे जाके पढ़ेंगे, उससे मोटर स्किल्स डेवलपमेंट को इफेक्ट पड़ सकता है। एक जो नॉर्मल बच्चा है उसके जीन्स नॉर्मल होते हैं, लेकिन कुछ एबनॉर्मल जेनेटिक म्यूटेशंस हो जाते हैं कई बच्चों में, जिससे उनका मोटर स्किल का जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता है या डिले हो जाता है, जिसकी वजह से उसको मोटर स्किल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। दूसरा है ब्रेन फंक्शन। ब्रेन फंक्शन में हम बात करेंगे कि बच्चे को चोट लग गई, एक इंसान को चोट लग गई है, ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरीज हो सकती हैं, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया या ब्रेन स्ट्रोक हो गया है ना, उससे मोटर कंट्रोल एरियाज को डैमेज पहुंच सकता है। सेकंड है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जिसमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम उसको हो सकता है, लर्निंग डिसेबिलिटीज अलग अलग हो सकता है, और एडीएचडी हो सकता है, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। राइट, तो इन सारी चीज़ों से अगर ये डिसऑर्डर्स हैं तो बच्चे को मोटर स्किल्स डिसऑर्डर भी हो सकता है। समझ में आया? अगर किसी बच्चे को ऑटिज्म है, एडीएचडी है या कोई भी लर्निंग डिसेबिलिटी है, इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि उसकी मोटर स्किल्स भी अफेक्ट हो रहे हों। थर्ड इज सेरेब्रल पाल्सी। इट इज़ अ कंडीशन, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स दैट अफेक्ट मूवमेंट, बैलेंस एंड पोस्चर। ठीक है, मूवमेंट, बैलेंस और पोस्चर कोऑर्डिनेशन को अफेक्ट करता है। जीन म्यूटेशन में हमने क्या पढ़ा था, जेनेटिक फैक्टर्स में जीन म्यूटेशन, फैमिली हिस्ट्री। ब्रेन डेवलपमेंट में ब्रेन इंजरीज, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स एंड सेरेब्रल पाल्सी। अब हम पढ़ेंगे कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, या हम कह सकते हैं इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स। पहला, प्री मैच्योर बर्थ है किसी बच्चे का, 9 महीने से पहले, 8 महीने में या 7वें महीने में किसी बच्चे का जन्म हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ उसको डिसऑर्डर हो सकता है। कोई इन्फेक्शन हो गया हो, मेनिंजाइटिस हो सकता है, एनसेफेलाइटिस हो सकता है, कुछ ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाते हैं एक सर्टेन टाइप ऑफ, ये बर्थ के बाद भी हो सकता है और बर्थ के पहले भी, जब वो वूम में हो तब भी उसको, अगर मदर को इन्फेक्शन है तो बच्चे को भी इन्फेक्शन लग सकता है। थर्ड इज टॉक्सिंग एंड पॉल्यूटेंट्स। काफ़ी आजकल तो पेस्टिसाइड और हवा भी बहुत ही प्योर नहीं है, कुछ ना कुछ इम्प्योर ही है, तो उससे भी हम अफेक्ट हो सकते हैं। फोर्थ इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। किसी बच्चे को आयरन की कमी है, एनीमिया हो जाता है, आजकल विटामिन डी और आयरन के टेस्ट बहुत हो रहे हैं, फोलिक एसिड के टेस्ट बहुत हो रहे हैं। राइट, तो इन सब की अगर डेफिशिएंसी है, ओमेगा 3 फैटी एसिड की प्रॉब्लम है, डिफिशिएंसी है, तो बच्चे को मोटर स्किल्स में कुछ ना कुछ अफेक्ट आ सकता है। अब हम एक एक करके सारे डिसऑर्डर्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो पहला है डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर्स। इसके नाम से आपको क्या पता चल रहा है? सीधी सी बात है, किसी बच्चे का कुछ डेवलपमेंट जो होना चाहिए था एक पर्टिकुलर स्टेज पे लाइफ की, वो नहीं हुआ है। तो डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर, चिल्ड्रन या एडल्ट्स को स्ट्रगल होता है मोटर कोऑर्डिनेशन में, जिससे वो अपने जो भी डेली लाइफ के कार्य हैं, जो भी काम हैं, डेट दैट इट इज़ हार्ड टू कैरी आउट देयर टास्क, जिसको हम डिस्प्रैक्सिया भी बोलते हैं। ये वर्ड टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा, आपको एग्ज़ाम में और एडिशनल नॉलेज में बहुत काम आएगा। डिस्प्रैक्सिया बोलते हैं इसको, कि खुद के डेली लाइफ को भी टास्क को करने में आपको प्रॉब्लम हो रही हो, आपको मोटर कोऑर्डिनेशन में स्ट्रगल करना पड़ रहा है, इसका मतलब आपको डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर आप कह सकते हैं कि आपको हो सकता है, और इस टर्म के बोलते हैं डिस्प्रैक्सिया। सिम्टम्स क्या होंगे? अब डेली लाइफ के काम क्या होते हैं, कुछ घर के काम,
कोई अगर झाड़ू लगा रहा है तो झाड़ू ढंग से नहीं लग पा रहा है, उसका कोऑर्डिनेशन या तो बहुत ही ज़्यादा हाथ हिल रहा है या बहुत ही ज़्यादा स्लो मूवमेंट हो रहा है या बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। बर्तन धोने में प्रॉब्लम हो रही है। कई बच्चों को कई बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, फिर भी वो अगर डेली कार्य भी कर रहे हैं, डेली काम भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको शू लेस बांधने में प्रॉब्लम आती है। किसी कईयों को राइटिंग कई बच्चों को एक बहुत फेमस एग्जांपल देती हूँ मैं। एक बच्चा था, उसको ओरली सब समझ में आता था। स्कूल में वो तेज भी था, उसको सब कुछ समझ में आता था, आंसर भी कह देता था, लेकिन उसके साथ ये प्रॉब्लम थी, वो बच्चा लिखना नहीं चाहता था, सिर्फ बोलना और सुनना चाहता था। क्यों नहीं लिखना चाहता था? क्योंकि उसको प्रॉब्लम थी राइटिंग में। तो ये बहुत बड़ा सिम्टम्स है डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर का। राइडिंग अ बाइक, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। इम्पैक्ट इसका अगर हम देखें तो एकेडमिक परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट होता है। अगर आप ढंग से काम कर नहीं पा रहे हो पब्लिक में, तो आपको आइसोलेशन, आप सोचोगे कि मेरा सेल्फ स्टीम अपने आप ही लो हो जाएगा, लोगों से आप सोशली आइसोलेट होने लग जाओगे। सेकंड इज टिक डिसऑर्डर। टिक डिसऑर्डर आपने काफ़ी जनों को देखा होगा कि कई जन ना रिपीटेडली कुछ एक्शन करते रहते हैं, सडन रिपीटेटिव एक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल माई मतलब मेरे नेबरहुड में एक आंटी थी, वो हमेशा जब भी बात करती है उनका हाथ पैर सब ऐसे कंटिन्यूस हिलते हिलते रहता था, शेक करते रहता था। सो अ सडन रिपीटेटिव मूवमेंट्स और वोकलाइजेशन, जिसको हम टिक बोलते हैं, ये सिम्टम उसमें सबसे ज़्यादा दिखता है। टूरेट सिंड्रोम भी होता है, जिसमें मोटर और वोकल दोनों होता है। का एक ही चीज़ को बार बार बोल रहे हैं और हाथ हिला रहे हैं, फेस हिल रहा है ऐसे, ठीक है। आइज़ बार बार हिल रही है, माउथ हिल रहा है, बोल भले ही कम रहे हैं, लेकिन आवाज़ में भी थोड़ा शेकनेस आ रही है और मूवमेंट में भी। सिम्टम्स: आई ब्लिंकिंग, नोज ट्विचिंग, बार बार नोज़ को टच करना, बार बार आइज़ को टच करना, आइज़ ब्लिंक करना, बार बार ऐसे जो कई लोग हमने देखा होगा बार बार कोई एक कंधा ऐसे हिलाते रहते हैं। वोकल टिक्स, थ्रोट क्लीनिंग, काफ़ी जने ना बार बार बेफालतू ही उनको आदत होती है कि अपना वो थ्रोट क्लियर करते रहते हैं, लाइक ऐसे करके ग्रंटिंग करते रहते हैं, या बार बार ना कोई भी बात करेंगे बीच में से कुछ भी उनका वर्ड निकल जाएगा, लाइक माई नेम इज़ दिस एप्पल, माई नेम इज़ निकिता, माई नेम इज़ दिस, माई नेम इज़ बबीता, माई नेम इज़ डैश डैश डैश, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें उनके मुंह से निकलता रहेगा। माई नेम इज़ रोहन, और बीच में कुछ भी रैंडम चीज़ निकल जाएगी, ट्री, एप्पल, मार्केट, जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है उस कॉन्टेक्स्ट से जो आप जो कन्वर्सेशन कर रहे हो। इम्पैक्ट इसका क्या क्या पड़ेगा? इंटरफेयर इन एवरीडे एक्टिविटीज़, सोशल इंटरेक्शन, इमोशनल डिस्ट्रेस आपका बढ़ेगा, राइट। तो ये था हमारा टिक डिसऑर्डर। टिक का आपको नाम रखिए, आप नाम याद रखिएगा, सडन रिपीटेटिव मूवमेंट्स, जो कि मोटर भी हो सकता है और वोकल भी हो सकता है। थर्ड है हमारा स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर्स, जिसमें है रिपीटेटिव पर्पसलेस मूवमेंट। सिम्टम्स में आएगा हैंड फ्लैपिंग, बार बार से हाथ को, आपने आपने शायद हो सकता है काफ़ी फेमस मूवीज़ में देखा होगा कि कई लोग अपना सर पीटते हैं, या आपने साइकोपैथ की मूवी देखी है तो दे आर वेरी यूज टू बैंग देयर हेड इन वॉल, सर पे सर मारना दीवार पे, रॉकिंग करना, एंड हैंड फ्लैपिंग, हाथ को बार बार ऐसे ऐसे करना। अब ये जो मूवमेंट है ये लीड करता है, ये उस इंसान को खुद ही नुकसान पहुंच रहा है, सेल्फ इंजरी। देखिए टिक डिसऑर्डर में सडन रिपीटेटिव मूवमेंट था, इसमें पर्पसलेस मूवमेंट भी ऐड हो जाएगा। हम वो चीज़ चाहते नहीं है करना, पर अपने आप ही हमारे पास कोई उस इंडिविजुअल के पास जिसको ये डिसऑर्डर होगा, खुद का कंट्रोल नहीं होगा, अनकंट्रोलेबल एक्शन कर रहा है, पर्पसलेस मूवमेंट कर रहा है, हाथ बार बार कहीं पे मार रहा है ज़ोर से, अपना सर पीट रहा है दीवार पे। इससे क्या इम्पैक्ट होता है? खुद की बाइटिंग, हिटिंग ऑफ वन सेल्फ एंड सेल्फ इंजरीज। फोर्थ है हमारा सेरेब्रल पार्सी, इंपॉर्टेंट है। ये ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है जिसमें क्या अफेक्ट होता है, मैंने क्या बताया था, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, मूवमेंट, पोस्चर ड्यू टू अ ब्रेन इंजरी। सिम्टम्स क्या होता है? चल नहीं पाता इंसान, उसके मोटर स्किल्स डेवलप नहीं होते हैं या बिगड़ जाते हैं। स्पैटिक स्पास्टिक मूवमेंट होता है, मसल्स में जो होते हैं वो स्टिफनेस आ जाती है,
इम्पैक्ट क्या पड़ता है इसका कि वो बहुत ही ज़्यादा डिपेंड हो जाता है दूसरों पे और अपने डेली फंक्शनिंग अच्छे से नहीं कर पाता, डेली टास्क नहीं कर पाता। देखिए जितने भी मोटर स्किल्स हैं ना उसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, मोटर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा, मूवमेंट खुद से नहीं कर पाएगा, डेली फंक्शन जो होता है, डेली लाइफ हम जो रूटीन फॉलो करते हैं, जो भी डेली टास्क करते हैं उसमें वो इंटरफेयर करेगा। फिफ्थ एंड अवर लास्ट वन इज पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसन डिजीज आपने काफ़ी फेमस है और सुना होगा। ये मेनली मोस्ट कॉमन होता है ये ओल्डर पीपल, बूढ़े लोगों में ज़्यादा कॉमन होता है। इट इज़ अ प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ध्यान दीजिएगा, इट इज़ अ प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसमें मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन अगेन अफेक्ट होता है। सिम्टम्स में क्या होता है, रिजिडिटी बनी रहती है। आपने बूढ़े लोगों में देखा होगा कि उनका ना बैलेंस इश्यू होता है, बहुत धीरे मूवमेंट करते हैं, ट्रेमर्स, रिजिडिटी, ये इन सब की प्रॉब्लम होती है, बैलेंस इशू की प्रॉब्लम होती है। इम्पैक्ट इसका क्या पड़ेगा, आप देखिए, अगर मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि मोर कॉमन इन ओल्डर पीपल, तो आप ओल्डर पीपल का करेक्टरिस्टिक्स ले लीजिए और वो इसमें डाल दीजिए। इमोशनल डिस्ट्रेस होगा, लोनलीनेस होगा, सोशल आइसोलेशन हो सकता है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो कम हो जाती है, मतलब अफेक्टिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। कॉजेज़ क्या हो सकता है इसमें, देखिए इसमें ना 3 चीज़ें होती हैं, या तो फ्रंटल लोब जो हमारा होता है, जो कि प्रीफ्रंटल लोब या फ्रंटल लोब जो है जिसमें थिंकिंग, कॉग्निशन, मेमोरी इन सब का फंक्शन होता है, उसका डिसफंक्शन हो जाए, वो डैमेज हो जाए। डोपामिन डिसफंक्शन हो जाए, जो न्यूरॉन्स जो बनाते हैं उसके जो पाथवे होता है सब्सटेंशिया नाइग्रा में, उसका डिसफंक्शन हो जाए, यानी कि सब्सटेंशिया नाइग्रा में क्या बनता है, डोपामिन, उसका डिसफंक्शन हो जाए, सेरोटोनिन में प्रॉब्लम आए, नॉरएपिनेफ्रिन के बैलेंस, जो न्यूरोट्रांसमीटर है और जो हार्मोन्स है इसमें बैलेंस इम्बैलेंस हो जाए तो पार्किंसंस डिजीज़ हो सकता है। हाई हो जाए तो पार्किंसन डिजीज़ हो सकता है। देखिए ये जो कुछ कॉमन सेरोटोनिन और जो डोपामिन है, मोस्टली ये सब में कहीं ना कहीं आएगा कि इसका इम्बैलेंस, कहीं ये इसका जो लेवल है बढ़ता है, कहीं ये कम रिलीज होता है। ट्रीटमेंट देखें तो सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इसमें यूज़ होती है। एक कॉमन मेडिसिन होता है लेवोडोपा, वो मोस्टली यूज़ होता है इसमें। इसका मैनेजमेंट कैसे हो सकता है कि आप सोशल ग्रुप्स में जाएं और कम्युनिटी रिसोर्सेज को यूज़ करें। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, और प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।